सो वेलकम बैक टू डब्ल्यू क्लासेस। आज हम जनरल साइंस का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं ये जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है। इसमें आपका केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिज़िक्स भी है और इन्वायरमेंट भी है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बायोलॉजी वाले पार्ट से। अब बायोलॉजी वाले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। यहाँ पे जाने से पहले मैं एक बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज थी वो आपको बता दूं कि वो ये पूछ रहे थे कि जैसे जिस हिसाब से हमारा पेपर चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे आसान काम मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या करना है हमें। देखो, हमें पहले जो हमारा मेथड होता था चीज़ों को पढ़ने का, हम क्या करते थे कि हम हर एक टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ते थे। अब हमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो लेयर बाय लेयर हमें थोड़ा सा नीचे डेप्थ में जाना है। और फिर क्या करना है कि उसी के बेसिस पे हमें वैसे ही एमसीक्यू बहुत सारे करने पड़ेंगे, मतलब मॉक देने पड़ेंगे आपको। लेकिन मॉक देने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहली बात बता दूं आपको कि पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि एक सोर्स रखो सबसे पहले, ठीक है। सोर्स एक रखो, उसकी आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। अब देखो, हम पहले क्या करते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसे ये वाला टॉपिक है, तो इसको मैं आपको 5 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, इस पूरे के पूरे टॉपिक को। सिंपल क्या बताना मुझे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ ये बात करता है, सेकंड ये करता है, थर्ड ये करता है। उसके बाद इसके रिलेटेड और क्या क्या है, जैसे मास का, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, वेलोसिटी का है तो वो बता दूंगा, ठीक है। फिर मोमेंटम का, ये इनर्शिया का कंसेप्ट है वो बता दूंगा। इससे ज़्यादा क्या ही करता है बंदा। फिर उसके बाद मास और वेट का मैं आपको बताता कि सिंपल मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो वेट जब भी निकालते हैं, मास इंटू ग्रेविटी, कहने का मतलब जो हमारा वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, आप कहीं पे भी चले जाओ वो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। अब लेकिन हकीकत में हमें पढ़ना कैसे है, अब पहले जैसे पढ़ते थे मैं वो बात बता रहा हूँ। अब हमें कैसे पढ़ना है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े, अब हमें देखना है कि इनकी एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन कहाँ पे है, सेकंड की कहाँ पे है, थर्ड की कहाँ पे है, समझ रहे हो। तो हमें इंटरलिंक करना है कि लॉज ऑफ मोशन, फिर हम साथ में देखेंगे मोमेंटम की वजह से क्या क्या, मतलब कहने के बाद हमें इंटरलिंक करना है चीज़ों को, ठीक है। जैसे मास वेट पहले पढ़ रहे थे, सिंपल उनकी डेफिनेशन वगैरह और उससे एग्जांपल देख रहे थे। अब हमें देखना है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, मास की कहाँ पे है, वेट की कहाँ पे है। तो वो सारी चीज़ें, कहने का मतलब हमें लेयर बाय लेयर नीचे जाना है। समझ आ गया आपको कैसे? तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा जब मैं ये आपको टॉपिक करवा रहा हूँ जो न्यूट्रिशन का, इसमें मैं वही कोशिश करूँगा। अब देखें, जो भी मेरे से पढ़ना जा रहा है उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि आप जो भी मेरे से यहाँ से पढ़ोगे उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स बना के रखो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं तो मैं पहले नोट्स बनाऊँ फिर वहाँ से पढ़ाऊँ। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही कर लूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि हर एक टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे और साथ में आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज़ को मैं रोज़ आपको बता दूंगा हर एक लेक्चर के एंड में कि आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़ के आनी। जैसे मैंने आपको बोला था आज कि आप क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये 2 पढ़ के आना, ठीक है। हालांकि मैं इनसे कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन कम से कम आपको पता तो चले कि देखो ये सारा का सारा सिलेबस एनसीईआरटी में भी है। अब एनसीईआरटी के बहुत सारी टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी, तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना डेप्थ में हम जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज, ठीक है। सिर्फ टॉपिक के बाहर नहीं जाना है, टॉपिक को ही लेके हम उसी के डेप्थ में उसी हिसाब से जाएंगे, जितनी उसकी विसिनिटी होगी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप ये कर सकते हो, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप हर एक टॉपिक के ना अपने अलग अलग नोट्स बनाओ। हर एक टॉपिक के, जैसे जनरल साइंस के इसमें हर एक टॉपिक के पहले एक एक टॉपिक पकड़ो, उसको लेयर बाय लेयर छानो, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या मतलब जितनी भी हेल्प ले सकते हो मैं कोशिश करूँगा। जैसे जनरल साइंस तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको काफ़ी डेप्थ में ही पढ़ा दूँगा इसको। लेकिन बाकी वाले सब्जेक्ट्स जो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, जैसे मान लो अकाउंटेंसी है या फिर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि लास्ट ईयर के पेपर किस हिसाब से पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से खुद को डालने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखें, हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। जैसे न्यूट्रिशन में हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ठीक है। फिर उसकी टाइप्स देखेंगे, माइक्रो और माइक्रो, फिर माइक्रो की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर उनके अंदर की टाइप्स। तो मतलब इस हिसाब से हम जाने की कोशिश करेंगे। फिर इसकी न्यूट्रिशन की टाइप्स वगैरह वो देख लेंगे, क्योंकि ये तो सिलेबस में भी मेंशन है, इसको थोड़ा डेप्थ में करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन प्लांट्स एनिमल, ये तो आपका एनसीईआरटी का है, तो वो सारा का सारा यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस ये देख लेंगे। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में जैसे डिजीज़ वगैरह, प्रोटीन की वजह से, मिनरल्स की वजह से। विटामिन को मैंने गोल इसके लिए करके रखा है क्योंकि आपका अलग से यहाँ पे सिलेबस में गिवन है। अब यहाँ पे देखो, विटामिन्स डिजीज़ रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। तो जब हम यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ेंगे विटामिन्स, तब भी उसको डेप्थ में पढ़ेंगे और यहाँ पे भी डेप्थ में पढ़ लेंगे, तो हमारा वो वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो, न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे। अब हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप बीमार हो गए, आप इंजर्ड हो गए। ठीक है, अब उसका रिपेयर करना है बॉडी को, तो रिपेयर के लिए क्या ज़रूरत होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स के, हम न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप बीमार हो गए, तो हीलिंग का प्रोसेस है या रिकवरिंग का प्रोसेस है, तो वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही होता है। अब बात आती है कि हम ये न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, हमारे फूड से। एक मिनट, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, क्या हो गया इसको, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, हमारे फूड से। जो भी हम खाना खा रहे हैं वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड में। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की आप एक डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट करवा देता हूँ या फिर आप लिख ही लो। देखो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो लिखो न्यूट्रिएंट्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारे किस में, फूड में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अवर फूड। और देखो ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, दैट इज़ एसेंशियल टू लाइफ। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप देखो हमें ज़िंदा रहना है तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, जो कि हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन कम से कम आप लिख के रख लो, हेल्थ ऑफ ए पर्सन प्रोवाइडिंग इट विद एनर्जी एंड एक्टिंग एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। तो मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये किसके लिए एसेंशियल है, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, किसी भी एक पर्सन के हेल्थ के लिए। और ये हमें देते क्या हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये एक्ट करते हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, ताकि हमारी बॉडी में रिपेयर हो सके, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया। अब ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी ताकि आप भूल ना जाओ कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो। अब देखो, अब हम इन न्यूट्रिएंट्स को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारे पास, एक होता है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब ये किस रिस्पेक्ट में हमने इसको क्लासीफाई किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये बड़े हैं छोटे हैं, किस बेसिस के ऊपर, क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर, क्वांटिटी के बेसिस पे, कि हमारी बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो डिसाइड करेगी ये वाली कैटेगरीज के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि माइक्रो। अब देखो मैक्रो में कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे मतलब जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए वो आगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक है, और जो लेसर अमाउंट में चाहिए उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हैं ज़रूरी दोनों के, इसका ये मतलब नहीं है कि एक का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है दूसरे का कम है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ये साथ साथ में लिखते रहो, क्योंकि मैं साथ साथ लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होगा। दूसरे आगे आपके प्रोटीन्स, फिर आगे आपके फैट्स, तो ये आगे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ऐसे अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक आगे आपका विटामिन्स और दूसरे आगे आपके मिनरल्स। ठीक है, तो ये आगे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपको चाहिए लेसर अमाउंट में, ये चाहिए आपको, मतलब ये वाले आपको चाहिए लार्ज अमाउंट में, ये चाहिए आपको छोटे अमाउंट में। लेकिन मैंने बताया कि इसका ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये कम चाहिए या ज़्यादा, हमारे लिए दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि दे आर नीडेड बाय द बॉडी, इसके लिए इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और क्या करते हैं ये, एंड दे फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट। ठीक है, तो एग्जांपल में आपने कार्बोहाइड्रेट्स
प्रोटीन्स और फैट्स लिख देना है, ताकि आपको जब आप रिवीजन करो तो आपको याद आ जाए कि इसका डेफिनेशन था क्या, क्योंकि वो डेफिनेशन में भी आपको कंफ्यूज करेंगे। देखो मेरा मेथड कभी ये रहा नहीं है ऐसे पढ़ाने का कि मैं इन डेप्थ में भी पढ़ाता था तो चीज़ों को लिखवाता कम था, ऐसे समझा ज़्यादा देता था, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी ताकि इसको बार बार रिवाइज करें तो उनको समझ में आ जाए। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी लिख सकते हो कि दे आर नीडेड बाय बॉडी in smaller amount and form the lesser part of our diet। ठीक है, तो हमारी डाइट का जो कम वाला पार्ट है वो आ गया आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल हमने देख ली, विटामिन्स और मिनरल्स। अब देखो, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि डेप्थ में जाना है तो इसलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ये इसकी एग्जांपल में मैंने बताया था ना किसके। तो कहने का मतलब हम सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले आप देखो अगर तो इसका सोर्स क्या होता है हमारे पास, मतलब आते कहाँ से हैं ये। तो वो वाली जितनी भी जैसे स्वीट डिशेस जितनी भी होगी, जितनी भी ग्रेन्स हो गए, ठीक है, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो जैसे राइस है, ठीक है, या पोटैटोज़ हैं, उसके बाद ब्रेड हो गया, मतलब जितनी भी ये ग्रेन वाली चीज़ें आप बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेन्स जितने भी हैं, उसके बाद हनी में भी होता है। ठीक है, और जितनी भी स्वीट्स हैं उन सब वो सारे के सारे रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोर्स अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का वो हमें यही मिलता है। आप साथ साथ नोट करते रहो अपना, मतलब कहने का मतलब आप साथ साथ लिखते रहो ताकि आपके नोट्स बनते रहें। नहीं तो मुझे बता देना, मैं आपको अलग से नोट्स भी बना के दे दूंगा, लेकिन फिर वही है, उससे सीखोगे कम। अब देखें सोर्स हमने देख लिया, उसके बाद अब ये देखो ये बने किसके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, ये मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, ऑर्गेनिक को जिसमें कार्बन की कंपोजिशन होती है हम उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब देखें इसका आपको रोल पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली हमारी बॉडी में करते क्या हैं। अभी मैं अवर ऊपर ऊपर सबको बता रहा हूँ, आस्ता आस्ता डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन रोल क्या है, तो सबसे बड़ा रोल है इसका कि ये हमारी जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, वो सारी की सारी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आप अगर ये पूरा का पूरा मतलब ये जो मैंने बताया इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक आप समझ आ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन भी है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, जो नेचर में हमें मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ किस किस के बने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। ठीक है, एंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब मैं समझाता हूँ ये जनरली होता कैसे है, कि मतलब ये हमें एनर्जी कैसे देते हैं हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें जाने से पहले आप सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है मैं साथ में क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइप्स में देखो, टाइप्स में जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। जैसे हाँ, मान लो कि आपको ये कोई पूछे, मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जनरली साइक्लिक इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे साइकिल की तरह होते हैं, मतलब जो भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो साइकिल की तरह नहीं होते। साइक्लिक का मतलब मेरा ये था कि जो जैसे कार्बन के साथ कार्बन जुड़ के ना ये जो कंपाउंड बनता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये इस शेप का भी हो सकता है, उसके बाद इस शेप का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मतलब क्लोज होता है, सिंपल सा ऐसा मान लो ये है या ये है तो ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, ऐसे मान लो इसको, ये या ये, तो इस वजह से इसको साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब इसका अगर नेचर देखोगे तो ये क्लोज होता है, जिसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं। अब देखो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है कि ये सिंगल ऐसे मतलब पूरा का पूरा एक सिंगल आपको साइकिल मिल जाए, ये पूरा का पूरा सिंगल मिल जाए, ठीक है। तो अब इसको ना अगर इस टाइप का मिल जाता है तो हमारी बॉडी इसको ईजिली कंज्यूम कर लेती है, ठीक है, हमारी बॉडी इसको आराम से कंज्यूम कर सकती है। अब लेकिन इसी का कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे, वो कम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल की जगह थोड़ा सा कम्प्लेक्स फॉर्म में। कम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे होगा, जैसे मान लो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो ये बन गया कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मान लो एक बॉन्ड और बना हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसका स्पेलिंग बता देता हूँ, ग्लाइको GLYCOSIDIC। आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसे जनरली देखो हमारे पास जो मैंने बताया ना कार्बोहाइड्रेट्स, वो सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है ऐसे पूरा का पूरा एक साइक्लिक, क्योंकि इसका जो इसका नेचर है मतलब वो साइक्लिक नेचर है, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड ही होता है। अब इसको हमारी बॉडी इजीली कंज्यूम कर लेती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी खा रहे हैं तो वो सारा का सारा जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं वो इसी फॉर्म के हों। वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपस में बॉन्ड बना रहे हों, और वो जो बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अब देखें, इसको जब हमारी बॉडी लेने की कोशिश करेगी ना, तो ये बॉडी के लिए थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है, ठीक है, कि मतलब बॉडी के लिए ये कम्प्लेक्स है इसको डाइजेस्ट करना। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि बॉडी को ईजिली कंज्यूम कैसे होता है, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हो, अगर वो सिंगल ऐसे फॉर्म में हैं, होते तो साइक्लिक ही हैं, लेकिन उनमें अगर बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर उनमें बॉन्ड नहीं है, जो कि बॉन्ड जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर वो नहीं है तो बॉडी हमारी आराम से उसको कंज्यूम कर लेती है। लेकिन अगर उसमें बॉन्ड होगा तो वो बॉडी के लिए कम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है उसको मतलब कंज्यूम करना, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस जिसमें बॉडी इसको ब्रेक डाउन करेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तोड़ के फिर उसको यूज़ करेगी, क्योंकि ऐसे कभी भी यूज़ नहीं करती है बॉडी। मतलब जब भी हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स लेती है तो वो सिंगल फॉर्म में ही उसको उसके लिए कंज्यूम करना आसान होता है। तो अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है तो वो सबसे पहले उसको सिंगल फॉर्म में चेंज करता है, उसके बाद ताकि ईजिली वो कंज्यूम हो जाए। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, आपने सुना होगा ना डाइजेशन में, या फिर इसको आप डाइजेशन बोल सकते हो, या इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। तो कहने के बाद तो बॉडी हमारी ब्रेक डाउन करती है। अब देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिस पे जाके फिर हम आस्ता आस्ता डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं स्टार्ट क्या करना वाला था ये कंसेप्ट के चक्कर में, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे ये पता होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी टाइप में सबसे पहली टाइप होती है हमारी मोनोसैकेराइड। कौन सी होती है, शाबाश, मोनोसैकेराइड्स। अभी मैं बताता हूँ, अब आपको समझ आएगा अच्छे से मोनोसैकेराइड क्या होता है। दूसरा होता है हमारा ओलिगोसैकेराइड। अब आप सोचते होंगे ये सैकेराइड क्या चीज़ है, ठीक है, अभी समझाता हूँ। और तीसरा होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है, असल में सैकेराइड जो टर्म है ना, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। अब देखो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब होता है एक, तो मतलब एक कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ऊपर देख रहे थे, जो सिंपल वाला था हमारा, ये वाला जो सिंपल एक, मतलब पूरा का पूरा एक साइक्लिक नेचर होता है, लेकिन एक यूनिट है, हम सिर्फ एक यूनिट, तो एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि इसमें एक यूनिट होती है, उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। समझ आ रहा है आपको, जो इजी टू डाइजेस्ट होता है, जो मैंने ऊपर समझाया आपको। जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड का मतलब है जब भी यूनिट 2 से 10 तक होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अब खुद सोचो, मैंने अभी ऊपर समझाया आपको कि 2 से 10 है, तो इसका मतलब उनमें बॉन्ड बने हुए हैं, एक यूनिट नहीं है, 2, 3, 4, 5 यूनिट हो सकते हैं, 10 तक यूनिट हो सकते हैं। तो वो बॉन्ड कौन सा होता था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो याद रखना है, कौन सा होता था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये नहीं भूलना, क्योंकि आपको काम आएगा ये आगे। उसके बाद पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, जब भी उन यूनिट्स का नंबर 10 यूनिट से ज़्यादा हो जाए, 11, 12 अप टू 30, 40 जितना मर्जी जाए, ठीक है, हज़ारों में जाए। अब ये देखो बॉडी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि इसको डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए मुश्किल होता है, ठीक है।
अब देखो हम क्या करेंगे कि इसके लिए बॉडी को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन इसके मुकाबले में देखेंगे तो मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए बॉडी कर सकती है डाइजेस्ट, ठीक है। इसके लिए तो आराम से कर लेगी, लेकिन इसके लिए बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। किस किस को? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को। कैसे डिवाइड करेंगे कि हम इन दोनों को, ये वाले दोनों, ये कौन कौन से थे, ये आ गया आपका मोनोसैकेराइड, ये आ गया आपका ओलिगोसैकेराइड। इन दोनों को हम बोलेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे? ये क्या हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। देखो शुरू में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने का, फिर आपको आसानी हो जाएगी। हम देखो मैं सेल से भी स्टार्ट कर सकता था, बिल्कुल बेसिक से, लेकिन मैं चाह रहा था कि कम से कम आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमें किस डेप्थ में जाना है, तो उस हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम इनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, किसको? पॉलीसैकेराइड को। तो ये स्टेटमेंट आ सकती है इस हिसाब से कि पॉलीसैकेराइड को कम्प्लेक्स ये भी बोला जाता है, या फिर इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हमने सबसे पहले मोनोसैकेराइड की देख लो। मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या होगी कि वो, अब डेफिनेशन लिखाने में लंबा काम हो जाएगा, चलो, ये हमारे लिए क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिनको क्या किया जा सकता है? विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। मोनो को, क्योंकि मैंने बोला वो उसका नेचर ही साइक्लिक नेचर है, और वो एक यूनिट है, एक यूनिट को आप नीचे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एज दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मोनोसैकेराइड क्या चीज़ है। अब देखो जो मोनोसैकेराइड हम बात कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, टाइप्स में पहली टाइप मोनोसैकेराइड। इसकी एग्जांपल अगर आप देखेंगे, आप बोलोगे आप ज़्यादा ही डेप्थ में जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना जा सकते हैं, ये थर्ड लेयर है आपकी, ठीक है। तो इसकी पहली एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज। आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है? वो मोनोसैकेराइड है। जैसे मान लो स्पोर्ट्स डे में आपको याद होगा कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप ग्लूकॉन डी वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है, क्योंकि अब एनर्जी तो बॉडी को चाहिए, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि मैंने बोला ये मोनोसैकेराइड है, तो बॉडी को डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जब जल्दी डाइजेस्ट होगा तो जल्दी एनर्जी रिलीज़ करेगा, इसलिए बॉडी को जल्दी एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज देते थे। एग्जांपल की तरीके बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर ग्लूकोज के बारे में हमें पता हो ये है क्या एक्चुअली, ये हमें क्या देता था? ये मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ग्लूकोज समझ आ गया। अब देखो मतलब हम ग्लूकोज को कैसे यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो लंबा काम है, उसको बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ तक बहुत है, ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे लेयर में नहीं जाते। अब आप इसकी दूसरी एग्जांपल देखो। दूसरी एग्जांपल है इसकी फ्रुक्टोज। ये साथ साथ में लिखते रहो आप। ग्लूकोज के बाद कौन सी है? फ्रुक्टोज। अब देखो फ्रुक्टोज आता कहाँ से है? पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए, जनरली ये फ्रूट से ही आता है। ऐसे तो हनी में भी होता है, फ्रुक्टोज से भरा होता है हनी, लेकिन ये जनरली कहाँ से आता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में जो हमें मीठा मिलता है, ठीक है, तो कहने का मतलब इसको बोल सकते हो ये फ्रूट शुगर है। फ्रूट शुगर को हम क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एफ से फ्रूट याद रहेगा, ठीक है, फ्रुक्टोज। तो फ्रूट वाली शुगर, लेकिन हनी में भी होता है ये, ठीक है। अब थर्ड आ गया हमारा, ये भी कौन सा है? मोनोसैकेराइड है। आपको ये याद रखना है इनमें मोनोसैकेराइड कौन कौन सा है। ग्लूकोज बताया, दूसरा फ्रुक्टोज, और तीसरा कौन सा है हमारा? गैलेक्टोज, ठीक है। तो गैलेक्टोज क्या होगा? अब ये कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली ये मिल्क का कंपोनेंट है। मैं कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूँ आगे समझाऊंगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर, जो मिल्क में शुगर होती है ना, उसके कंपोनेंट होता है उसमें, उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो अब देखो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों की तीनों किसकी टाइप्स हैं? शाबाश, ये पता होना चाहिए आपको। ये हमने किसकी देखी? मोनोसैकेराइड की। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो हमने ये तीन टाइप्स समझी किसमें? मोनोसैकेराइड में। अब हम सेकंड देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। कौन सा? ओलिगोसैकेराइड्स। अब देखो ओलिगोसैकेराइड कब बनते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको, तो आप उसकी डेफिनेशन में लिख भी सकते हो कि ये कब बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन, खुद बताओ आप, 2 to
10 यूनिट्स। तो जब 2 से 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती हैं, जॉइन टुगेदर बाय, कौन सा बॉन्ड था याद करो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो तब ये बनता है ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड की पहली एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल इसकी आप लिख लो, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का नाम सुना होगा आपने। सुक्रोज कहाँ, ये जनरली जैसे हम जो घर पे मतलब जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन मतलब टेबल शुगर, ठीक है, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, तो उसको उसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लो टेबल शुगर, जो हम घर पे यूज़ करते हैं। अब ये बनी किसकी होती है सुक्रोज, इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। अब देखो हमने ये दोनों ऊपर पढ़े हैं, इन दोनों के मिल के क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। कहाँ पढ़े हमने, ये फ्रुक्टोज और ये ग्लूकोज, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, कि मैंने अभी बताया ना, क्योंकि वो तो मोनोसैकेराइड थे, एक ही यूनिट था टोटल। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं सुक्रोज, सुक्रोज कौन सी है, ओलिगोसैकेराइड है। अब ये बनती किस किस से है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, ये याद रखना है आपको। दूसरा चीज़ याद रखो, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, ये एक्चुअली मतलब जो मिल्क शुगर होती है ना, उसमें क्या होता है, मिल्क शुगर, ठीक है, वो क्या होता है, लैक्टोज होती है मिल्क शुगर में। अब वो बोलोगे आपने ऊपर भी बताया था कि मिल्क शुगर में होता है, तो मैंने यहाँ पे बोला था कंपोनेंट ऑफ ए मिल्क शुगर। तो कहने का मतलब ये जो लैक्टोज बना होता है, ये किस किस से बनता है, इसमें ग्लूकोज होता है और साथ में गैलेक्टोज होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा था कि वो कंपोनेंट है। वहाँ पे मोनोसैकेराइड में जो ये गैलेक्टोज था हमारा, वो कंपोनेंट था मिल्क शुगर का। लेकिन यहाँ पे मिल्क शुगर को पूरा का पूरा हम लैक्टोज से, मतलब जो मिल्क शुगर में, मतलब मिल्क में जो शुगर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। और वो किस किस की बनी होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं थर्ड इसका, माल्टोज। माल्टोज क्या चीज़ है, अब देखो जितने भी माल्ट बेस्ड होंगे ना, मतलब एक मिनट में आपको समझाता हूँ, माल्ट बेस्ड सिरप जितने भी होंगे उनमें माल्टोज होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये माल्ट का क्या मतलब है, असल में माल्ट बोलते हैं कि जो हम ग्रेन्स से लेते हैं ना, ग्रेन्स तो पता होंगे ना। एग्जांपल के तौर पे कॉर्न की बात कर लें, अगर कॉर्न सिरप पी रहे हो आप, तो कॉर्न सिरप में क्या होगा, माल्टोज होगी, क्योंकि कॉर्न एक ग्रेन है जिसे हम बोल रहे हैं माल्ट बेस। माल्ट का मतलब ग्रेन ही होता है, तो माल्ट बेस सिरप का मतलब हो गया कि ग्रेन बेस सिरप। तो ग्रेन बेस सिरप कौन कौन सी हो, जैसे कॉर्न सिरप हो गया, या बार्ले का सिरप पी रहा है कोई, ठीक है, बार्ले सिरप, या फिर आप मैपल का सिरप लिया होगा आपने, अगर आप में से किसी ने पैनकेक्स खाए हैं तो, ठीक है। तो पैनकेक्स में क्या कौन सा होता है, मैपल ये होता है सिरप, जो जनरली यूएसए में बहुत ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो सारे, ठीक है। तो आपने भी खाया होगा, दिल्ली वगैरह में बहुत मशहूर है ये। तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं वैसे पैनकेक्स अब। तो पैनकेक्स में होता है कौन सा, मैपल शुगर। तो ये जो मैपल शुगर है ये भी किसकी एग्जांपल है, माल्टोज की। तो इसका मतलब माल्टोज किस किस से बना होगा, एक तो इसमें ग्लूकोज होता है, दूसरा भी इसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है, माल्टोज, ठीक है। और माल्टोज अगर आप देखोगे कौन से होते हैं, ग्रेन बेस्ड सिरप जितने भी होते हैं हमारे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों हमने ख़त्म कर दिया, अब आगे हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स मैंने ऊपर समझा दिया आपको, पॉलीसैकेराइड कौन से होंगे, शाबाश, जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिट होंगे। तो आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, इट इज़ ए कम्प्लेक्स, मैंने बताया था ना वो सिंपल थे दोनों के दोनों, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना, इसलिए मैं साथ साथ में लिखा रहा हूँ ताकि आप भूलो भी ना, ठीक है। इट इज़ ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स, ओके। लेकिन वो किससे जॉइंट होते हैं, जॉइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। समझ आ गया पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये तो आपको पता ही था। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल इसकी आती है स्टार्च, नाम सुना है, सुना लग रहा होगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आती है इसकी सेलुलोज, ये भी नाम सुना होगा आपने। थर्ड टाइप आती है इसकी ग्लाइकोजन। सॉरी मुझे लगता है मेरा माइक शायद बंद हो गया है, एक मिनट रुकना आप। सॉरी मेरी माइक की बैटरी डेड हो गई थी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ स्टार्च, अच्छा हाँ, ये हम टाइप्स डिस्कस कर रहे थे इसकी। तो पहली टाइप आ गई थी हमारी स्टार्च, सेलुलोज और
ग्लाइकोजन। अब देखो ये जितने भी यूनिट्स हैं, अब इनका अगर आप देखोगे ना कि मतलब ये बने किसके हैं, तो ये बने किसके हैं, इनके अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट देखोगे आप इन सब यूनिट्स के, तो ये बने किसके हुए हैं, ग्लूकोज के बने हैं। सारे के सारे किसके बने होंगे, ग्लूकोज के बने होंगे। अब अगर सारे के सारे ग्लूकोज के बने हुए हैं तो ये डिफ़र कैसे हैं, मतलब स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है अगर सारे के सारे ग्लूकोज के बने हुए हैं। तो देखो इनके अब ग्लूकोज का एक तो नंबर वेरी कर सकता है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है मेरा, कि मान लो कि एक बार ग्लूकोज में कार्बन सिर्फ 4 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन मान लो 7 हैं, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 4 ही कार्बन है, और दूसरे में 8 होंगे या 10 होंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर अलग है, दूसरा अलग है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो स्ट्रक्चर और नंबर के बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड किया है ग्लूकोज, मतलब बने ये सारे के सारे ग्लूकोज के हैं, स्टार्च भी, सेलुलोज भी, ग्लाइकोजन भी। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए एक आसान सा तरीका समझाता हूँ, देखो कैसे समझ आएगा आपको। सबसे पहले सेलुलोज की बात करते हैं, ठीक है। अब सेलुलोज ना सिर्फ प्लांट्स में होता है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। कौन, सेलुलोज की बात कर रहा हूँ। और आपने नाम सुना होगा सेल वाल का, जैसे सेल वाल पता है ना क्या होती है, हमने सेल नहीं पढ़ा होगी, तो जैसे सेल की बाहर होती है सेल वाल, जो कि प्लांट्स में ही होती है ओनली। वो जो सेल वाल होती है वो प्लांट्स में, वो सेल वाल किसकी बनी होती है, शाबाश, सेलुलोज की। ठीक है, समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेलुलोज क्या करता है, प्लांट्स की सेल वाल को बनाता है। अब दूसरा बात करते हैं स्टार्च की, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा सेलुलोज को क्या होता है। नहीं तो जब हम इसको अच्छे से आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें रिपीट होनी है, तो खुद आपको डेप्थ का पता चल जाएगा। अब स्टार्च की अगर बात करोगे ना, देखो हमारी बॉडी में, मुझे ये बताओ एनर्जी का सोर्स क्या है। अभी तक ये तो समझ आ गया होगा आपको, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। कार्बोहाइड्रेट्स में भी अगर बात करूँ तो मैंने ये बोला कि ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म में ही बॉडी को सबसे, क्योंकि वो तोड़ती है बॉडी खुद को, मतलब अगर कोई उसको कम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा ना, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो पहले उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ेगी, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो सिंगल यूनिट में पहले उसको कन्वर्ट करती है। तो कहने का मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है। तो हमारी बॉडी को एक्चुअली ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने खाना खाया, जैसे मान लो आपने शुगर खा ली। अब दिन में अगर आप मान लो 2 टीस्पून खा रहे हो तो बात समझ में आती है। मान लो आपने दिन में आधा किलो चीनी खा ली, और या फिर एग्जांपल लेते हैं आपने खाना खाया और खाना आपने ज़्यादा खा लिया। अब जब हमारी बॉडी उसकी डाइजेशन कर रही है, तो मेन तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वहाँ से एनर्जी के लिए। तो जब वो ग्लूकोज ले रही है वहाँ से, उसके बाद जैसे मान लो को बॉडी को सिर्फ 10 यूनिट ही चाहिए थे, आपने खा लिए 15 यूनिट। अब ये जो 5 यूनिट है ये कहाँ जाएंगे, ये 5 यूनिट हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। शाबाश, क्या करती है, स्टोर कर लेती है फ्यूचर के लिए। समझ आ रही है मेरी बात। अब ये प्लांट्स में भी होता है स्टोरेज का प्रोसेस, और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी होता है, तो एनिमल्स के अंडर ही हमारी कैटेगरी भी आती है। तो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। अब ये जो स्टोरेज होता है ना, ये प्लांट्स में जब होता है तो हम इसको बोलते हैं कि प्लांट इसको स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी ग्लूकोज की, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, 5 यूनिट आपने खा लिया, अगर प्लांट्स ने ले लिया तो वो स्टोर होता है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और एनिमल्स में जब जैसे मान लो आपने 5 यूनिट ज़्यादा ले लिए, तो वो स्टोर हो जाएंगे हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब समझ आ रहा है, जब एनिमल्स की बॉडी में वो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज जो आपने ले लिया, वो जब स्टोर हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं ग्लाइकोजन। तो ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी। और दूसरा, क्योंकि अब बॉडी ने जो लिया है वो जो खुद डाइजेस्ट करेगी उसको तो वो तोड़ के खाएगी, लेकिन वो वाला कंपोनेंट, क्योंकि आपने, हम बात किसकी कर रहे थे, पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो, हाँ, जैसे मान लो प्लांट्स में या एनिमल्स में वो स्टोरेज की तरह काम करते हैं। प्लांट्स में जो सेलुलोज है, मैंने बताया, वो सेल वाल का काम करता है बनाने का। अगर थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है तो मतलब समझ आ रहा है तो अच्छी बात। तो मैंने असल में समझाना क्या चाह रहा था मैं, कि स्टार्च होता क्या है। तो अब ने क्या देखा कि स्टार्च इज़ ए स्टोरेज प्रोडक्ट। क्या है ये, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज,
लेकिन किस में, प्लांट्स में। और ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, इट इज़ ए स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। समझ आया। अब जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, पहला लेक्चर था। अब मुझे आप बताना कि मुझे इतने डेप्थ में जाना है, इतना आसास्ता पढ़ाना है कि या फिर मैं पहले से नोट्स बना के रखूँ वहीं से पढ़ा दूँ, वो आपकी मर्ज़ी पे है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम क्लास में इंटरेक्ट होते हैं ना, वैसा लाइव आके पढ़ा सके। लेकिन उतना टाइम फिर मेरे पास भी उतना फिक्स होता नहीं है, तो नहीं तो वो भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो इसलिए मैंने जितना आस्था पढ़ा सकता, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि आपको 1.5x से 2x पे सुन लेना। तो कहने का मतलब यहाँ तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स तो ख़त्म कर दिए थे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स बने किसके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। फिर मैंने बताया आपको कि इसका स्ट्रक्चर जनरली किसका, साइक्लिक नेचर का होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो सिंगल यूनिट होगा, या वो 2 से 10 यूनिट में होगा, या ग्रेटर देन 10 यूनिट होंगे। वो डिपेंड करता है कि मतलब कितने यूनिट्स आपस में जॉइन हुए हैं। तो फिर हमने बोला कि जब 1 यूनिट होगा तो हम उसे क्या बोलते थे, मोनोसैकेराइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा था, ओलिगोसैकेराइड। फिर कौन सा था, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड, उसके बाद कौन सा था, पॉलीसैकेराइड। इसको हमने बोला ओलिगोसैकेराइड, इसको हमने बोला पॉलीसैकेराइड। फिर हमने बोला कि ये दोनों जो हैं इनको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा कि इसमें सिंपल में जैसे मोनोसैकेराइड से स्टार्ट किया था हमने, तो मोनोसैकेराइड की हमने टाइप्स देखी, ठीक है। तो उस टाइप में हमने क्या किया, जैसे ग्लूकोज पढ़ा, फ्रुक्टोज पढ़ा, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। फिर ऐसे ही हमने कम्प्लेक्स की भी, सिंपल में भी इसकी भी हमने टाइप पढ़ी, कम्प्लेक्स की भी हमने टाइप पढ़ी। तो ये ओवरऑल हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस पूरी वीडियो में देखोगे तो हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ख़त्म किया, हालांकि काफ़ी स्लो गए हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म किया है। नेक्स्ट हम प्रोटीन पकड़ेंगे या फिर फैट्स पकड़ेंगे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो से आप मुझे बता देना कि मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस हिसाब से मुझे बोलोगे मैं उतनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर दूँगा और उसी हिसाब से कोशिश भी करूँगा। और अगर आपको टीचिंग के मेथड को भी चेंज करवाना तो आप मुझे बता देना, मैं उसी हिसाब से कोशिश करेंगे उसको आपके हिसाब से करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहले वाला लेक्चर थोड़ा सा मज़ेदार लगा होगा। इसमें हमने ज़्यादा तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कम से कम हमने न्यूट्रिएंट्स समझने की कोशिश की कि न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो। फिर हमने मैक्रो में देखा कि 3 ये टाइप हैं और माइक्रो में हमारी ये 2 हैं। और मैक्रो का हमने एक वाला कंपोनेंट ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये 2 और ये 2 चीज़ें कवर करनी है, तो हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स तो कम से कम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेंगे इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, न्यूट्रिशन की टाइप्स। लेकिन ये तभी समझ में आएंगी जब आपको ये वाली चीज़ें जो बेसिक में बता रहा हूँ ये अगर अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका मतलब रिएक्शन अच्छा आएगा तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, वरना मतलब मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।